हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सूट का कोर्ट में इंस्टीट्यूशन कैसे होता है, उसमें सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है, इसके बाद कोर्ट के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है या कोर्ट के क्लर्क्स हैं वो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं, पहली ऑर्डर शीट क्या लिखी जाती है, और इसके बारे में जो सीपीसी का ऑर्डर है 4 वो क्या कहता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर 4 को पढ़ते हैं कि ऑर्डर 4 इस बारे में क्या कहता है। देखिए, ऑर्डर 4 में 2 रूल हैं। पहला रूल ये कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, यानी जो वाद है, जो हमारा मुकदमा है, वो वाद पत्र को पेश करने से कोर्ट में शुरू होता है। इसमें ये कहा गया है कि हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में पेश करके संस्थित किया जाएगा। यानी जो हमारा सूट है, और सूट का जो पहला चरण है वो होता है प्लेंट, और 2 कॉपियों में प्लेंट जो हमारे न्यायालय के अधिकारी होते हैं उनके सामने ये पेश किया जाता है। और न्यायालय का जो अधिकारी होता है वो होता है रीडर, क्योंकि न्यायालय के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो जज होते हैं लेकिन न्यायालय का अधिकारी रीडर होता है। तो रीडर के सामने ये प्लेंट 2 कॉपियों में पेश किया जाता है। तो रूल नंबर 1 जो है ऑर्डर 4 का वो यही कहता है कि 2 कॉपियों में ये प्लेंट उस न्यायालय के अधिकारी के पास पेश किया जाएगा। फिर ये कहा गया है कि हर वाद पत्र आदेश 6 और नियम हर वाद आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों को वहाँ तक अनुपालन करेगा जहाँ तक कि वे लागू किए जा सकते हैं। यानी जो प्लेंट है वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अनुसार उनमें काम किया जाएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ड्राफ्टिंग में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी और उनके साथ किस तरह के डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे। तो ऑर्डर 6 और 7 में जो जो बातें लिखी गई हैं उनकी तकरीबन उसमें पालना की जाएगी। अभी हमने ऑर्डर 6 और 7 पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो इन बातों की हम चर्चा करेंगे कि हम प्लेंट को ड्राफ्ट करते समय उसमें क्या क्या बातें लिखेंगे। तो लेकिन हमने जो पहला हमारा वीडियो था वो प्लेंट को ड्राफ्ट करने के बारे में था, उसके नियम अभी हमने नहीं पढ़े हैं, हमने एक बार उसका प्रैक्टिकल देख लिया है। तो प्रैक्टिकल देखने के बाद ये हमने प्लेंट तैयार कर लिया है और हम ऑर्डर 4 के अनुसार वो कोर्ट में पेश किया जाता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि कोई भी जो प्लेंट है वो तब तक डूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा जबकि सब रूल 1 और सब रूल 2 की पालना ठीक प्रकार से नहीं की गई हो। यानी 2 कॉपियों में जब तक वाद पत्र जो प्लेंट है वो 2 कॉपियों में जब तक पेश नहीं किया जाता है और जब तक ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की पालना उसमें नहीं की जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश नहीं किए जाते हैं, तब तक ये नहीं माना जाता कि वो डूली इंस्टीट्यूट हुआ है। तो हमको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं इस बारे में, उनकी भी पालना करनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो ऑर्डर 4 है इसका जो 2 नंबर रूल है वो ये कहता है कि वादों का रजिस्टर, यानी वादों का रजिस्टर से यहाँ क्या मतलब होता है, क्या है कि कोर्ट में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर जितने भी मुकदमे आते हैं, जितने भी सिविल सूट आते हैं उनको उसके अंदर दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है और प्रत्येक ईयर का उसमें एंट्री होती जाती है। जैसे 1 नंबर जो सूट आया तो उसको 1 नंबर ऑब्लिक 2020, फिर 2/2020, ऐसे उसकी नंबरिंग करते चलते हैं। तो इसी के बारे में ये रूल नंबर जो 2 है वो बात करता है कि न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा। यानी कोर्ट में क्या होता है कि जो ही कोई प्लेंट आता है वो जो रजिस्टर होता है वो उस क्लर्क के पास होता है, और जो ही प्लेंट आता है तो उसकी जो भी विशिष्टियाँ होती हैं, जो उसके पर्टिकुलर्स होते हैं, वो उस बुक के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर रखे जाते हैं और उसको रेगुलर सिविल सूट का रजिस्टर कहा जाता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो सिविल और क्रिमिनल रूल्स हैं, जो कोर्ट की डे टू डे वर्किंग के लिए
और हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए हैं। सिविल मामलों के लिए सिविल रूल्स बनाए गए हैं और क्रिमिनल मामलों के लिए क्रिमिनल रूल्स बनाए गए हैं। ये अलग से इसकी बुक है और ये जब किसी व्यक्ति का एज एन मजिस्ट्रेट सिलेक्शन हो जाता है या किसी का क्लर्क्स वगैरह में सिलेक्शन होता है तब ये रूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ज़्यादा डिटेल इन रूल्स के बारे में वहाँ बताया जाता है। ये जो हम सीपीसी में ऑर्डर और रूल्स की बात करते हैं ये वो रूल नहीं है, ये अलग से क्रिमिनल और सिविल रूल बने हुए हैं। तो यहाँ बस इतना ही हमको जान लेना है कि एक सिविल सूट्स का एक रजिस्टर कोर्ट में होता है। इनको रेगुलर सिविल सूट्स कहा जाता है क्योंकि ये जो मेन सिविल सूट होते हैं एक रजिस्टर अलग से टेम्परेरी इंजेक्शन को दर्ज करने के लिए होता है तो उसको मिसलेनियस का रजिस्टर कहा जाता है। और ये जो रजिस्टर है ये मेन सिविल सूट का रजिस्टर कहलाता है। और ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित की जाती हैं जिनमें वाद ग्रहण किए गए हैं। यानी जो डेट वाइज है वो वैसे उनकी नंबरिंग होती है। अगर 1 तारीख को कोई सूट आता है तो वो पहले दर्ज होता है, फिर 2 तारीख को जो आएगा वो उसके बाद में दर्ज होगा। तो इस तरह उसकी जो है कोर्ट में वो एडमिशन उनका होता चला जाता है और नंबरिंग होती चली जाती है। तो ये बात ऑर्डर 4 में कही गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऑर्डर शीटें। जैसे ही कोर्ट में वो जो प्लेंट है वो कोर्ट में पेश किया जाता है तो सबसे पहले जो कोर्ट का रीडर है वो इसमें एक ऑर्डर शीट लिखता है और वो लिखता है कि जैसे मैंने एक ऑर्डर शीट ड्राफ्ट करके यहाँ लिखी है वही मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि 24/5/2020 मान लीजिए ये 24 मई 2020 को कोई प्लेंट हम कोर्ट में पेश करते हैं तो XYZ एडवोकेट उपस्थित ने अदालत हाजा में वाद पत्र पेश किया, यानी ये प्लेंट पेश किया, रिपोर्ट करके दिनांक 25/5/2020 को पेश हो। तो ऐसे वो अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे पूछ के जो ही रीडर के पास कोई प्लेंट आता है वो इसकी जानकारी जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज होते हैं उस कोर्ट के, उनको देता है और फिर उनसे मौखिक आदेश प्राप्त करके ये रिटर्न आदेशिका जो है ऑर्डर शीट वो लिखता है और फिर नीचे इस पर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर हो जाते हैं। इसके बाद ये फाइल जो है वो उसके पास जो हमारा जो क्लर्क होता है जिसको ये क्षेत्राधिकार दिया जाता है कि जो भी कोई भी नया प्लेंट आएगा वो उसकी जांच करेगा, तो ये उस क्लर्क के पास चले जाते हैं और उनसे रिपोर्ट वो पूरे प्लेंट की जांच करते हैं कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट, सारे तो डॉक्यूमेंट पेश कर दिए हैं, वादी ने अपने वाद पत्र में अटेस्टेशन किया है कि नहीं किया है और जुरिडिक्शन में मामला है कि नहीं है, लिमिटेशन है कि नहीं है, ये प्राइमा फेसी क्लर्क इसमें रिपोर्ट करता है। अगर दूसरे पक्ष को आपत्ति होती है, जब डिफेंडेंट आ जाता है उसको कोई आपत्ति होती है तो वो सारी आपत्तियां वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लेता है। लेकिन एक बार प्राइमा फेसी इसमें कोर्ट अपना सेटिस्फेक्शन करता है तो यहाँ लिपिक जो है वो क्लर्क जो है वो लिखता है, श्रीमान जी वाद अंदर मियाद पेश है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, कोर्ट फीस एवं तलवाना पूरा है, रिपोर्ट आदेशार्थ पेश है। तो ये रिपोर्ट वो करता है और इसके बाद जो क्लर्क है वो अपने सिग्नेचर कर देता है और उसमें डेट वगैरह भी डाल देता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट के जज के पास, कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आती है और वो इसकी पुनः वापस जांच करते हैं, रिपोर्ट की भी जांच करते हैं कि लिपिक ने जो है, क्लर्क ने वो सही रिपोर्ट की है या नहीं की है। और अगर उनको हल्का सा भी इसमें, अगर वो रिपोर्ट से संतुष्ट हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर वो उन जो प्लेंट जिन वकील साहब ने और पार्टी ने पेश किया है उनको बुलाकर जिन पॉइंट्स पर उनको कोई डाउट है उस पर सुन लेते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है, ये लगता है कि ठीक है अब इसको दर्ज कर लेना चाहिए, इसको इंस्टीट्यूट कर लेना चाहिए, तो फिर उसकी फर्स्ट ऑर्डर शीट लिखी जाती है। अब देखिए मैं आपको ऑर्डर शीट का मैंने एक प्रारूप बनाया है, मैंने एक फॉर्म बनाया है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ये एक तो फॉर्म नंबर 3 में ये होता है। ये फॉर्म नंबर जो 3 है ये इसमें इसका एक प्रिंटेड परफॉर्मा आता है, उसी के तहत ये लिखा हुआ है
और इसको उर्दू में बोलते हैं फ़र्द अहकाम आदेश सूची, यानी ये ऑर्डर शीट होती है और नियम 28 के अनुसार ये ऑर्डर शीट होती है। न्यायालय का फिर नाम आ जाता है, वादी एवं प्रतिवादी यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम आ जाता है, और जो मुकदमे की किस्म है यानी रेगुलर सिविल सूट है या मिसलेनियस है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेन जो मुकदमा होता है वो रेगुलर सिविल सूट कहलाता है, और उसके साथ में कोई एप्लीकेशन अगर पेश होती है, जैसे टीआई की एप्लीकेशन, टेम्परेरी इंजेक्शन की जो एप्लीकेशन होती है, वो मिसलेनियस में दर्ज होती है, इंस्टीट्यूट होती है। फिर इस पर प्रकरण की संख्या आ जाती है, इस पर नंबरिंग, जो रजिस्टर में जो नंबर डाला जाता है वो उसका नंबर इस पर लिखा जाता है। और फिर इसमें ये कॉलम टाइप बने होते हैं, एक कॉलम डेट का होता है, इसमें जिस तारीख को वो डेट लिखी जाती है वो लिख दी जाती है। और फिर बीच में पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो जो आदेश पारित करते हैं वो आदेश लिखा जाता है। और तीसरा जो कॉलम है, 3 कॉलम इसमें बने हुए होते हैं, तीसरा कॉलम आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट होता है। यानी इसमें कोर्ट ने जो मेन इसका भाग है, इसमें जो आदेश दिया है उसकी क्लर्क पालना करता है, और उस ये तीसरा जो पार्ट है इसमें वो अपनी पालना के नोटिंग करता चला जाता है। तो देखिए, ये जब कोर्ट में ये प्लेंट दर्ज होता है तो क्या पहली ऑर्डर शीट लिखी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। वकील वादी श्री XYZ उपस्थित, कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, वाद दर्द रजिस्टर हो, यानी जो ये सिविल सूट है इसको इंस्टीट्यूट कर लिया जाए, और डिफेंडेंट्स को समन इशू किया जाए, यानी प्रतिवादी गण को समन जारी हो, और पत्रावली दिनांक 10/6/2020 को पेश हो, यानी अगली डेट दे दी गई है कि फाइल इतनी तारीख को पेश हो और इसमें जो समन है वो डिफेंडेंट्स के जारी कर दिए जाएं। तो इस तरह ये इस ऑर्डर शीट, ये पहली ऑर्डर शीट कोर्ट के अंदर आती है, और इसमें जो पार्टी उपस्थित है उसकी प्रेजेंस नोट की जाती है, जो पार्टी की तरफ से जो एडवोकेट आते हैं उनकी प्रेजेंस नोट होती है, और जो ऑफिस रिपोर्ट आई है इस के बारे में, इस फाइल के बारे में कि इसमें लिमिटेशन वगैरह, जुरिडिक्शन वगैरह सब कंप्लीट है कि नहीं है, उसको देखकर और फिर पीठासीन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसको इंस्टीट्यूट कर लिया जाए, तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया है। तो इस तरह ये जो हमारी प्लेंट पेश करने की कार्रवाई है ये होती है ऑर्डर 4 के मुताबिक। तो आज ये हमारा वीडियो छोटा ही रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट में किस तरह प्रैक्टिकल वे में प्लेंट हमने पेश किया, और फिर वहाँ किस किस व्यक्ति ने, किस किस अधिकारी ने क्या क्या कार्रवाई की, ये मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं आया, कैसा सब कुछ रहा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए और क्या इसमें बेटर किया जा सकता है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इन वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो बनाए जाने चाहिए। तो ये सारा आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आता है। ये कमेंट से हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। थैंक यू।